गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे। एक नई सुबह, नया जोश और नई उम्मीद के साथ एक बार फिर आपके सामने हम दोनों मौजूद हैं। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। और सुबह बखैर। उम्मीद है कि आपका दिन जनाब खैर खैरियत से गुजर रहा होगा और बड़ा खुशगवार होने वाला है। और हमारी हमेशा से दुआ रहती है कि आप खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, मुस्कुराते रहें। आज का शो भी हस्ब रिवायत आपके लिए दिलचस्प, मालूमाती और तफरीह से भरपूर होने वाला है। यानी कि एक मुकम्मल गुलदस्ता होगा और ये बड़ा महकता हुआ गुलदस्ता होगा। हर फूल की एक अलग खुशबू होगी। यानी मेरा मतलब ये है कि हर सेगमेंट की एक अलग खुशबू होगी, एक अलग पहचान होगी। और इस वक्त अगर हम बात करें तो जनाब जब मैं आ रहा था तो काले बादल भी जो थे ना वो भी साथ साथ महवे सफर थे मेरे। और उसके बाद जनाब हल्की सी बूंदाबांदी हुई, बारिश शुरू हुई और उसके बाद जो मट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू उठी है ना, वाह वाह, वो भी अलग। गाड़ी के शीशे नीचे किए हुए थे। जी जी, आज तो देखें, आज तो एसी लगाना गुनाह है। अच्छा। तो जनाब ये सब तो चल रहा है, आप भी मौसम एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम सियासी उतार चढ़ाव पर बात करेंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफ केसेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं और अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर दो टोक तज्जिया हासिल करेंगे। सेहत के सेगमेंट में हम बात करेंगे आज के दौर में खाने की प्लेट का साइज क्यों बढ़ गया है और क्या वाकई प्लेट का साइज हमें ज्यादा खाने पर मजबूर करता है। इस पर माहिर ग़िज़ाइयत की राय लेंगे। इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों में वीज़ा पॉलिसीज में तब्दीली देखने में आ रही है। कौन से मुल्क पाकिस्तानियों को खुशामदीद कह रहे हैं और कहाँ मौके बढ़ रहे हैं और कहाँ रुकावटें ज्यादा पैदा हो रही हैं। एक तजर्बाकार वीज़ा कंसल्टेंट के मुफीद मशवरे भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे खामोश और ख़तरनाक बीमारी यूरिक एसिड की ज़्यादती की, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में हर 10 अफराद में से एक शख्स यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार हो चुका है। इसकी वजूहात, अलामात और हर्बल इलाज पर बात करेंगे और माहिर तिब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा कामयाब मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस PR की बात हो तो जनाब नौजवानों के लिए सीखने का सुनहरी मौका मौजूद है। पाकिस्तान में नए बिजनेस की तशहीर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जदीद तरीके क्या हैं, कामयाब मार्केटिंग का फॉर्मूला आखिर है क्या, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे मार्केटिंग एक्सपर्ट। और उसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज तो जनाब जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं, आपके साथ शेयर करते ही हैं। तो आइए बिला ताखीर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और कुछ मौसम के बारे में मैंने बताया, इन डिटेल बताएंगी नजर। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है और ये स्पेल हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जुम्मा तक जारी रहेगा। ताहम मुल्क के जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में काली घटाएं छाए रहेंगी और गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में बादलों का राज बरकरार रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला बादलों की लपेट में रहेंगे। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम
27 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं। वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं। वहां पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलोचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह तज़किरा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स का राज बरकरार रहेगा। कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं। वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। नाज़रीन, मानसून बारिशें एक बार फिर आजमाइश बन चुकी हैं। NDMA ने खबरदार किया है कि 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके खतरे की जद में हैं, जबकि सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा भी है। और GB के मुतादिद इलाकों में मुमकिन तबाही का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। लोगों को शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि NDMA के मुताबिक दरिया सिंध, चनाब, जेहलम और काबुल में दरमियानी दर्जे का सैलाब है और खदशा जाहिर किया जा रहा है। मराला, खानकी, कादराबाद, मंगला, नौशहरा और गुड्डू बराज पर सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए सवात, पंजगोरा और दीगर नदी नाले, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा, शिगर और शमशाल जैसे इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा मौजूद है। शाहराए कराकरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो चुके हैं। सयाहों और मकामी अफराद को खबरदार किया गया है कि वो पहाड़ी इलाकों का सफर ना करें। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि मूसलाधार बारिशें कुदरती आफात नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज है। 2022 के सैलाब से भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा। हर चीज को कुदरती आफत कहकर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब ने। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। इस बार मानसून स्पेल की शिद्दत मामूल से ज्यादा क्यों है इरफान साहब? इसकी वजूहात आखिर क्या है? जो मानसून है वो नॉर्मली पाकिस्तान में आया करता है, मूसलाधार बारिशें भी होती हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो दुनिया के दूसरे खित्तों के अलावा पाकिस्तान में भी है। तो ये जो मानसून की बारिशें हैं इसमें ऐसा है कि इसकी शिद्दत में थोड़ा सा मूसलाधार बारिश की शिद्दत में इस तरीके से इजाफा हुआ है कि एक जगह पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और दूसरी जगह पे बिल्कुल कम बारिश होती है। इस तरीके से जो है ना मौसमियाती तब्दीली का असर जो है ना वो पाकिस्तान में। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइए, मुल्क भर में 25 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। किन इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है और वहाँ खतरे की सतह क्या है? काफी हद तक कमी आ गई है, ताहम अगले 24 घंटे में जो पंजाब के इलाके होंगे, खास तौर पे शुमाल मशरकी पंजाब जिसमें लाहौर, गुजरात, सरगोदा के इलाके होंगे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गो के इसी तरह जो कश्मीर के इलाके होंगे वहाँ पर वीकेंड में जो है ना ये काफी हद तक जो है ना ये स्पेल जो है ना वो कम। अच्छा इरफान साहब, GB की अगर हम खास तौर पर बात करें तो ग्लेशियर झीलों के फटने का कितना खदशा वहाँ मौजूद है और किन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा ताहाल मंडला रहा है? देखिए, GB के हवाले से महकमा मौसमियात ने एक क्लॉक का अलर्ट जारी किया है और उसमें लिखा है कि रवा हफ्ते जो है वहाँ पर जो है ना गुलाब के इवेंट्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो मामूल से काफी ज्यादा जा रहा है, खास तौर पे GB।
अच्छा, ये भी बताइए सैलाब और फ्लैश फ्लड में फ़र्क क्या है, ताकि हमारे नाजरीन बेहतर अंदाज में इसको समझ सकें, और इस बार हमें किस नौयत का खतरा ज़्यादा है? देखिए, अभी जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो ब्लॉक के इवेंट्स हैं, वो क्योंकि इसमें जो है ना वो शिद्दत ज़्यादा है, लिहाजा लोगों को एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो है वो सियाह हज़रात जो हैं वो अभी वेंचर ना करें इन इलाकों में जब तक ये सूरत हाल मामूल के मुताबिक। सही। अच्छा इरफान साहब, दरियाओं की अगर हम बात करें तो पानी की सतह किस हद तक बढ़ चुकी है और अगले 24 घंटे इस लिहाज से कितने अहम? देखिए, जो अभी अगर हम दरियाओं की बात करते हैं तो दरियाओं में जो है ना वो पानी जो है ना वो निचले दर्जे से दरमियाने दर्जे के दरमियान में चल रहा है दरिया से। तो इसी तरह जो बाकी दरिया हैं उसमें भी मामूल के मुताबिक ही पानी चल रहा है। ताहम जो हमारी जो फ्लैश फ्लड्स के एरियाज हैं, ख़ास तौर पे जो केपी के इलाके हैं, उसमें भी अभी इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मामूल के मुताबिक पानी। अच्छा इरफान साहब, अगर हम सिंध की बात करें तो ख़ास तौर पर कराची में बारिश का कितना इम्कान है, और आइंदा दिनों में इस हवाले से क्या पेशगोई सामने आ रही है? देखिए, अभी तो कराची में कोई ऐसा कोई बड़ा स्पेल नहीं है, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में ड्रिजल वगैरह या हल्की फुल्की बूंदाबांदी। अच्छा, आने वाले दिनों में मजीद शदीद स्पेल की कितनी तवक्को की जा सकती है, या ये सिलसिला 25 जुलाई के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ जाएगा? जी, ये जो वीकेंड होगा, इस वीकेंड में जो है ये स्पेल जो है ना काफ़ी हद तक कम हो गया है और अब इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है ना ताकत नहीं रही। ताहम अगला हफ्ता जो होगा, जैसे ही अगले हफ्ते का आगाज़ होगा, अगले हफ्ते में हम एक और स्पेल देख रहे हैं जिसमें जो है वो बलाई इलाकों में दोबारा से जो है ना वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपकी मौजूदगी का। आप हमें गाइड कर रहे थे वेदर अपडेट्स के हवाले से, क्या सूरत हाल मौसम में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, करंट सिचुएशन की भी डिटेल्स दे रहे थे। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, मानसून के खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाह शुमाली इलाकों का रुख करते हैं, जहां वो बारिश से लुत्फानंदोज होते हुए सरसब्ज़ पहाड़ों के मज़े लेते हैं। सयाह अपनी सैर के लम्हों को यादगार बनाने के लिए मुनफरद अंदाज भी अपनाते हैं। कोई वीडियोस बनाता है नाजरीन, तो कोई तस्वीर। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कभी आपने दीवार पर, दरख्तों पर आप जब सैर करने जाते हैं तो अपना नाम कभी कहीं लिखा है या नंबर? शुक्र है, इस तरह का कोई शौक मुझे नहीं रहा नजफ, और मैं तो बल्कि लिख जाते हैं ना बचपन में इंसान। मुझे बल्कि बड़ा ना एक अजीब सी फीलिंग आती है ऐसे जो नंबर लिखते हैं। हाँ, बड़े नाम इज फाइन, बसों के पीछे भी लिख देते हैं, सीटों के पीछे कहीं जाएंगे जनाब वहाँ पे भी लिख देंगे। पता नहीं कौन सा अपना नाम है जो कि जिंदा रखना चाहते हैं जनाब। कोई ऐसा काम करें कि लोग आपको चलें, ज्यादा अरसे तक तो किसी को भी याद नहीं रखा जाता, कुछ सालों के लिए आपको याद रख लें, ये क्या तरीका है? तो एक खबर आपको देते हैं, खबर कुछ यूं है, ये आपने सोशल मीडिया पर देखी भी होगी और हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ सयाह हजरात थे, ये हुंजा की सैर को गए और वहाँ पर जाके पता नहीं इन्हें क्या सूझी, इन्होंने दीवारों पर अपना नाम जो है लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये अमल इन्हें महंगा पड़ा। जब सयाह ने पहाड़ पर मौजूद साफ सुथरी सड़क की दीवार पर वॉल चॉकिंग करते हुए स्प्रे की मदद से अपना नाम लिखा, जिस पर लोगों ने उसे धर लिया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यानी कि लोग जो हैं इस अमल को नापसंद करते हैं और आपको ये चाहिए कि जनाब आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आप वहाँ पर इंतजामिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों से बड़ी मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां बतौर सयाह आप पर भी होती हैं और ये टू वे ट्रैफिक है। एग्जैक्टली और एक वर्ड और एक टर्मिनोलॉजी आजकल यूज की जा रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना इनका किया गया। सयाहों ने इस मामले पर आपने देखा कि माफी भी मांग ली और बिल्कुल मांगनी भी उन्हें चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ से भी बहुत ज्यादा सख्ती का मुजाहरा किया गया, मतलब गैर जरूरी सख्ती जो है वो की गई। अब आपने देखा होगा कि दिन की रोशनी में उन्होंने वॉल चॉकिंग की और रात तक उन्हें बाउंड रखा गया। यानी वो फुटेज में आपको नजर आ रहा है, रात हो चुकी है जब वो जनाब व्हाइट पेंट से उसको मिटा रहे हैं साफ। तो मेरा ख्याल है कि समझा देना भी काफी था और इस तरह से बाकायदा अब तो एक ये मामला चल निकला ना कि हम कोई इस तरह का अमल कर रहा हो फौरी उसकी वीडियो बनाते हैं जनाब, अपलोड कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके साथ क्या बीतेगी क्या नहीं। और आपको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि वो आप अभी जो रात की उनकी वीडियो मुलाहिजा करें तो आपको पता चलेगा उनके चेहरे के तासुरात से कि वो थोड़े से सैड हो गए हैं, खौफ ज़दा हो गए हैं हालात को देख के कि दोपहर से लेकर रात हो गई है, हम घर नहीं जा पाए और वो अपने घरों से, अपने शहर से दूर हैं।
तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं ख्याल करना चाहिए। चलें नाजरीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक और ख़बर शेयर करते हैं। माजी की मकबूल अदाकारा अंजुमन आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रही हैं। अदाकारा अंजुमन का शुमार पंजाबी फिल्मों की मशहूर तरीन सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। उन्होंने 1970 में फिल्म खूबसूरत से अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया। अदाकारा अंजुमन की अदाकार सुल्तान राही के साथ जोड़ी बेहद मकबूल रही, जिससे अंजुमन का सुल्तान राही मरहूम के साथ 129 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करना एक मुनफरिद रिकॉर्ड है, जिसे शायद कभी कोई इंडस्ट्री में तोड़ सके। अदाकारा अंजुमन ने 1980 से 1990 के दौरान बनने वाली पंजाबी फिल्मों में नुमाया अदाकारी की। उनके जिस्मानी खद्दोखाल पंजाब की रिवायती मुटियार की तरह थे। लोग जौक दर जौक उनकी फिल्में देखने सिनेमाओं का रुख करते थे। अदाकारा अंजुमन ने शेर खान, साला साहब, निकाह, वडेरा, धीरानी और चंद वरियाम समेत सैकड़ों फिल्मों में काम किया। अदाकारा अंजुमन ने अली एजाज के साथ मज़ाहिया फिल्मों में भी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं और आपके साथ एक और ख़बर शेयर करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शानदार अदाकार शाहिद अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदाकार शाहिद ने 70 और 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया। उनकी पहली फिल्म आंसू 1971 में रिलीज़ हुई। अदाकार शाहिद ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने अपने दौर की तकरीबन हर हीरोइन के साथ काम किया, जो कि एक बड़ी बेहतरीन और यूनिक क्वालिटी समझा जाता है। उमराव जान अदाकार शाहिद की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। अदाकार शाहिद को ये एजाज़ भी हासिल था कि उनकी कई फिल्मों की जो कहानियाँ थी, गाने थे, भारत ने चोरी भी किए। जी हाँ, ये आप देखते हैं कि ये सिलसिला आज नहीं है, बल्कि आज बहुत सारे गाने हम देखते हैं। ये बहुत पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। खैर, अदाकार शाहिद को रोमानवी और ट्रेजेडी किरदारों के हवाले से खास शोहरत हासिल थी। उनकी फिल्मों की कामयाबी की खास वजह उनके चेहरे के ज़बरदस्त तासुरात भी हुआ करते थे, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल उनकी फिल्मों का खासा था। यही वजह है कि उन्होंने इस दौर में अगर देखें, अदाकार नदीम, मोहम्मद अली और वहीद मुराद की मौजूदगी के बावजूद लॉलीवुड में अपनी जगह मुस्तहकम की और लोगों के दिलों में उस वक्त राज किया। अदाकार शाहिद की सलाहियतों के इतराफ में उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। इसी के साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वाकई प्लेट का बड़ा साइज होना हमें ज़्यादा खाने पर उकसाता है, मजबूर कर देता है? ये सवाल सुनने में आपको बड़ा सादा लगता होगा, मगर इसका हमारी सेहत और रोज़मर्रा आदत से बहुत गहरा ताल्लुक है। तहकीक से साबित हुआ है कि अगर प्लेट बड़ी हो तो हम लाशऊरी तौर पर ज़्यादा खाने लग जाते हैं, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि हमें क्या खाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि हम कितना और किस तनासुब से खाएं। ब्रिटिश डाइटिक एसोसिएशन की तर्जुमान का कहना है कि 70 की दिहाई में औसत प्लेट का साइज़ 22 सेंटीमीटर था, जो अब बढ़कर 28 सेंटीमीटर हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे खाने में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आज के दौर में जब फास्ट फूड, गैर मुतवाज़न खुराक और बेतरतीबी आम हो चुकी है, ऐसे में खुराक को बेहतर बनाने के लिए माई प्लेट मेथड एक आसान और साइंसी तरीक़ेकार है। ये मेथड बताता है कि हम ना सिर्फ पेट भर कर खाएं, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर, मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक खाएं। और इसकी तफसीलात जान लेते हैं कि बेसिकली मेथड है क्या। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत ईशल साकिब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईशल, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप डिफ़ाइन करें इस मेथड को। माई प्लेट मेथड ये क्या है? हेलो। रोल करने के लिए हम ऑप्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब आप बड़ी प्लेट लेते हैं, एक बिगर साइज़ की प्लेट होगी, लेट्स से 14 इंच की प्लेट है या फिर उससे थोड़ी सी छोटी है, तो आप ऑब्वियसली जितना मर्जी पोर्शन डालेंगे आपको लगेगा आपने थोड़ा खाना खाया है। तो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए और अपने थोड़े से अपने कहते हैं ना कि ब्रेन के साथ आप प्ले करते हैं, बिकॉज आपको वो जो है आपको अपने पोर्शंस को भी कंट्रोल करना है, लेकिन अपने ब्रेन को भी वो सिग्नल देना है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हमने ज़्यादा बड़ा पोर्शन लिया। तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो प्लेट का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर लें। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 8.5 इंच की या 10 इंच की जो प्लेट होती है, जो नॉर्मल इतने साइज़ की प्लेट होती है,
उस प्लेट को रिकमेंड किया जाता है कि वो आप उसमें खाना खाएं। उससे ये होता है कि आपका पोर्शन तो वही होगा जितना आपको रिकमेंडेड है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन आपको ये लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे होते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है। इसी तरह ही ये खाना खाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर राइस लें, और हम रिकमेंड करते हैं कि 8 to 12 टेबल स्पून आप राइस लें अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें ये होता है कि बड़ी प्लेट में जब आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि राइस तो बहुत थोड़े हैं, तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी ही नहीं। इसी तरह हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने मीडियम साइज की प्लेट ली है तो उसके अंदर आप जो है ना चम्मच भी उसके लिए जो नॉर्मल है, एक होता है टेबल स्पून, उससे खाना ना खाएं। आप नॉर्मल जो स्पून होता है जो थोड़ा सा जो इसका डायमीटर कम होता है, आप उससे ले या टी स्पून से खाना खाना स्टार्ट कर दें, तो उससे भी फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा इशल, जब हम होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि खाने के लिए बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं, बड़ी फैंसी क्रॉकरी होती है जो कि रखी जाती है। ये बड़ी प्लेट्स पेश करने का मतलब क्या होता है? लोग ज़्यादा खाएं, हालांकि अगर देखा जाए तो क्वांटिटी तो कम ही होती है रेस्टोरेंट्स में। बिल्कुल। अच्छा, जब एला कार्ट करते हैं ना तो आप जब एक सिंगल प्लेट, अब तो सर्विंग वो आ गई ना, फैमिली रेस्टोरेंट्स खत्म हो गया, वो वाली सर्विंग्स आ गई कि आप प्लेट के अंदर ऑलरेडी सेट हुआ होता है। उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने जो पोर्शन होता है उसको कवर अप किस तरह किया होता है कि एट टाइम्स सॉस साइड पे लगी होती है, या कोई सैलेड लीव्स होंगे जो कि एडिबल भी नहीं होते, एट टाइम्स कोई डेकोरेशन रखी होती है, जैसा चेरी टोमेटोज होते हैं या इस टाइप की कोई चीज साइड पे होती है, और पोर्शन बिल्कुल मिडिल में होता है। तो प्लेट को स्टैक अप वो मिडिल में करते हैं और थोड़ा पोर्शन होता है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो डिपेंड करता है आपको अपनी प्लेट, फिर भी वहाँ पे डिफरेंट डेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बफे सिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डेक्स होते हैं, आपने वहाँ से प्लेट निकाली होती है, 2 तरह के साइजेस होते हैं उसमें। एक जो साइज होता है उसमें आप लोगों का वो जो होती है क्वार्टर प्लेट्स होती हैं, और एक साइज के अंदर होती हैं वो जो आप टेबल जो प्लेट्स पे नॉर्मल साइज होता है, तो उसमें आपने ऑप्ट करना होता है वाइजली। उसमें भी ये होता है कि डिजर्ट्स के लिए जो होती है जनरली हम छोटी प्लेट्स ले रहे होते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि नॉर्मल जो खाना खाना है उसके लिए भी हम जो है वो डिजर्ट वाली प्लेट्स ही लें, उससे जरा बेटर रहता है। अच्छा ईशल, हमें कब ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि हमने सेहतमंद भी रहना है। बहुत सारे लोग दिन में 4 दफ़ा भी खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग 2 दफ़ा भी खाते हैं, बहुत सारे लोगों को भूख नहीं भी होती, फिर भी उनको लगता है कि हमारा फर्ज है कि अच्छा, ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट स्पेशली ये होता है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ऑब्वियस उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 500 किलोकैल ज्यादा हो जाती है नॉर्मल जो आपका ईटिंग पैटर्न होता है उससे। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि 500 किलोकैल ज्यादा कर लें। या जो वेट गेन कर रहे हैं लोग, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी अगेन हम कुछ परसेंटेज कैलोरीज के बढ़ा देते हैं कि आपने जरा ज्यादा खाना है। यानी जो अंडरवेट लोग होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि ज्यादा खाएं। जो थोड़े से इस तरह के लोग हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिस तरह बहुत सारे बच्चों में बहुत ज्यादा स्टंटिंग हो जाती है या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें वो बिल्कुल मैल नरिश्ड हो जाते हैं, उसमें हम रिकमेंड करते हैं ज्यादा खाएं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जो हामिला खवातीन हैं या फिर जो लैक्टेटिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है ज़्यादा कैलोरीज लें। और स्पेशली जो लोग मसल मास बिल्ड करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा बॉडी मास इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा सरप्लस लें कैलोरीज, सो दैट आपकी जो है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन अगर आपने वेट गेन करना है या फिर आपको ज़रा ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, तो वो भी फुलफिल हो जाती है। अच्छा इशल, एक सेहतमंद मर्द और खातून को रोज़ाना तकरीबन कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? मर्द और ख़वातीन के लिए खुराक की मिकदार किस बुनियाद पर तय की जाती है? क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद ज़्यादा खाना सेहत की अलामत होता है और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, या बच्चों को भी ओवर फीडिंग करवाते हैं, इसलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट है। उसमें ये होता है कि ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उस इंसान को है जिसकी हाइट लंबी है। तो हम लोग 3 फैक्टर्स देखते हैं बेसिकली, एज, वेट और हाइट। लेकिन हाइट जो है सबसे ज़्यादा डिटरमिन कर रही होती है कि आप कितनी कैलोरीज लेंगे। आप लोग सेम वेट के हो सकते हैं लेकिन हाइट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल 50 kg है, 55 kg की कोई लेडी है, अगर वो बहुत फॉर एग्जांपल उसकी हाइट है 5 या 4.9, तो वो बल्की लगेगी। वेराज अगर वही हाइट 5.3 है तो वो हाइट की वजह से जो है ना वो इंसान और ज्यादा ट्रिम लगता है, हाइट से डिटरमिन करते हैं। इसको आप मजीद भी एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन आप वेट मशीन पे भी हम इसके असरात देख रहे होते हैं कि मतलब जो लंबी कद वाला चाहे वो स्मार्ट भी हो तो उसका वजन जो है वो ज्यादा आ रहा होता है वेट मशीन पे।
हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही है, बिकॉज़ ऑब्वियसली लंबी हाइट में सिर्फ वेट ही नहीं, उसमें उसके बोन मिनरल डेंसिटी, उसकी बोन्स का वेट भी आ जाता है। ऑब्वियसली जो लंबा इंसान है, उसकी बॉडी ने ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है ना। मतलब जिस तरह एक छोटा इंसान है, वो शॉर्ट सैचुरेटेड है, उसकी हाइट भी छोटी है, बोन्स भी उसी तरह की ग्रोथ है। लेकिन जो एक लंबा इंसान है, उसकी ऑब्वियसली बोन्स की भी उस तरह ही ग्रोथ है, उसकी जितना मसल मास भी ज़्यादा उतना ही बिल्ड हो रहा है, अच्छा उसके ईशल, एक ऑर्गन्स भी उस तरह ही होते ट्रिकी हैं। तो सिचुएशन फिर हम ये सबकी कि जिंदगी में आती है, और अगर यही ट्रिकी सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आपके सामने बहुत सारा खाना हो और वो सारा खाना बुफे लगा आपकी मनपसंद का हो और उसकी क्वांटिटी, उसका टेस्ट आपका मनपसंद हो, फिर प्लेट भी आपके सामने जो पड़ी हुई है वो बड़ी है, ऐसी सूरत हाल में खुद को कैसे बचाया जाए कि आप ज्यादा खाना ना खाएं, और किस तरह खाया जाए खाना? अच्छा, इसके लिए एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है माई प्लेट की स्ट्रैटेजी। उसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने अपनी प्लेट किस तरह डिज़ाइन करनी है। सो बेसिकली आपकी एक राउंड प्लेट है, फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी प्लेट ले लें। अगेन इस तरह बेशक आप इमेजिन कर लें कि प्रॉपर राउंड प्लेट है। अब राउंड प्लेट के 4 सेक्शंस कर लें आप। अब इन सेक्शंस में आपने खाना डालना है, आपने बैलेंस अपने हिसाब से करना है उसको। हर इंसान के इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन ये होगा कि जो हाफ पोर्शन है उस प्लेट का, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। आप उसमें एक रोटी भी रख सकते हैं, आप उसमें 6 टेबल स्पून टू 12 टेबल स्पून राइस भी रख सकते हैं। अगेन उसमें ओट्स भी हो सकते हैं, 2 होल व्हीट स्लाइसेस भी हो सकते हैं। रोटी का साइज 6 इंच वाली 2 भी हो सकता है और 9 इंच वाली 1 भी हो अच्छा। सकता है। तो एक तरफ तो कार्बोहाइड्रेट चलेगी, और जो बाकी है प्लेट का जो सेकेंड हाफ है, मतलब 2/4 जो पोर्शन है, उसमें आपने डालना है उसके अंदर एक प्रोटीन का पीस डालें, जैसा फॉर एग्जांपल एक पीस चिकन का हो सकता है, या 2 पीसेस भी चिकन के हो सकते हैं। फिर मटन हो सकता है उसके अंदर 1 पीस, या फिर बीफ का भी छोटा आप स्टेक का पीस ले सकते हैं। अगेन आपकी प्रेफरेंस है, आप फिश लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप 6 आउंसेस के फिश ले सकते हैं। उसके अलावा जो है, जो अब ये हाफ प्लेट कवर हो गई, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आ गई। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग हाफ प्लेट है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट का पोर्शन ऐड करना है। तो आपने अगर ईटिंग अपनी कंट्रोल करनी है, एक्सेसिव ईटिंग या ओवर ईटिंग का कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पोर्शन आप सबसे ज्यादा कंट्रोल करेंगे वेजिटेबल्स के थ्रू। जितनी ज्यादा आप सैलेड को ऐड करेंगे, उतनी आपकी एपेटाइट सप्रेस होगी, उतने आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा। बिकॉज ये होता है कि जो वेजिटेबल्स होती है उसमें सबसे कम कैलोरीज होती है हमारे सब फूड ग्रुप्स में। तो एक कप जो है डाइस्ड वेजिटेबल्स में, अगर वो रॉ हो तो 25 किलो कैल है, अगर वो कुक्ड हो तो 50 किलो कैल है, और ऑयल का भी पोर्शन आप ऐड कर लें, 25 किलो कैल के लें तो 75 किलो कैल टोटल हो जाता है। तो वेजिटेबल्स जो है, जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और वेजिटेबल्स में जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स होते हैं, जो आपने उस सैलेड के पोर्शन में नहीं काउंट करना, वैसे आप खा सकते हैं। उसमें होता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आपने उस सैलेड के अंदर नहीं काउंट करना, बिकॉज वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में आता है। तो सैलेड का पोर्शन बहुत ज्यादा आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही प्रिसाइजली हमें बताया कि किस तरह हमें हमारी प्लेट बनानी चाहिए ताकि हम अच्छा खाना भी खा सकें और अच्छी क्वांटिटी में वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स ले सकें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं। आज हम मर्दों के आंसुओं के बारे में बात करेंगे। तो यानी आपको फाइनली मर्दों का ख्याल आ ही गया? आ गया, हमेशा ही आता है। मर्दों के आंसू के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मर्द हजरात आप देखते हैं कि वो रोते बड़ा अच्छा है। तो चलें आए स्टोरी का या इंफॉर्मेशन का आगाज करते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाने का मुहावरा आपने अक्सर सुना होगा। तो आपने सुना है कि जो किसी फर्द की जानिब से देखे जाते हैं या फर्द के सामने, और इसको कहा इस तरह जाता है कि अगर कोई फर्द मक्कर कर रहा हो या दिखावे का रोना रो रहा हो तो कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। मगर क्या ये तरीक़ेकार वाकई कारआमद साबित होता है, ख़ास तौर पर अगर मगरमच्छ के आंसू किसी मर्द की जानिब से बहाए जाएं? इसका जवाब मेरे ख्याल में मेरे से बेहतर उज़ैर बता सकते हैं। देखिए इसका जवाब क्या है। बात यही है कि हमेशा से सुनते हैं कि जनाब मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द जो है वो बहुत दर्द होता है इन्हें। जनाब आप तो मर्द हैं, आप किस तरह से रो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी उतना ही हक है। खवातीन से थोड़ा सा कम है लेकिन है जरूर, नहीं उनको पूरा हक है, क्यों नहीं है? तो थोड़ा सा आप हल्का महसूस करते हैं, अपने आप को लाइट फील करते हैं। तो जनाब इसमें हम आपको एक अपने तो ख्यालात से हमने आपको नवाजा ही है। पोलैंड की यूनिवर्सिटी की तहकीक भी आपको जो है वो बता देते हैं, जहां पर हज़ारों अफराद को ऐसी तस्वीर दिखाई गई जिनको एडिट किया गया था ताकि चेहरा रोता हुआ महसूस हो। इन अफराद की राय को दरियाफ्त किया गया कि उनके ख्याल में ये आंसू किस हद तक हकीकी हैं। तो वाकई ज़्यादातर अफराद ने मर्दों के रोते हुए चेहरे को काबिल यकीन करार दिया, जबकि ऐसी खवातीन के आंसू पर भी यकीन कर लिया जो देखने में सख्त महसूस होती थी। खवातीन का भी तस्करा है। बिल्कुल। तो नाजरीन, सिर्फ जज्बाती आंसुओं को हकीकी और मुखलिस तस्वर ना किया जाए, क्योंकि इन्हें बहाना आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है। मगर
तहकीक के नताइज से ये हमें इंदियाबी मिलता है कि आलमी सतह पर आंसुओं को मुखलिस होने की निशानी नहीं समझा जाता। इनका इन्हिसार इस बात पर नहीं होता कि कौन रो रहा है, बल्कि इनका इन्हिसार इस बात पर होता है कि सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है। तो ये हमने आपको बता दिया रोने के हवाले से। अब नींद के हवाले से बात रोने के हवाले से, अब सोने के हवाले से। नींद और सोने के हवाले से बताते हैं कि किस तरह आप सोएं तो क्या होता है और क्या आपके बॉडी पे उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो अक्सर लोग आपने देखा है कि नींद लेते हैं और सिर्फ आराम का जरिया नींद को समझते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप सोते हैं इसका आपकी सेहत पर नाज़रीन गहरा असर पड़ता है। अगर कमर के बल सोना आपको पसंद है तो वो गर्दन और कमर के लिए कहीं ना कहीं मददगार भी साबित होता है। तो करवट लेकर सोना हाजमे को बेहतर बनाता है और जिन लोगों को एसिडिटी का इशू है, खराटों का इशू है, वो भी ज़रा बच जाते हैं। लेकिन ऐसे अंदाज को अपनाना लंबे अरसे तक ये ख़तरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि आपके कंधे में दर्द पैदा हो सकता है, आपके हार्ट पे दबाव पैदा हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आ सकती हैं। तो नींद के दौरान सिर्फ पोजीशन ही नहीं बल्कि सही गद्दा और तकिए का इंतखाब भी बेहद ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके जिस्म को आराम पहुंचाते हैं बल्कि तिब्बी अलामात को काबू रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ना तकियों का अंबार लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपना सर ऊंचा रख के सोते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अगर आप किसी बीमारी या तकलीफ का शिकार हैं तो अपनी नींद की पोजीशन पर भी एक दफ़ा नज़र डालें, उसको भी एनालाइज करें, देखें, क्योंकि सोने का अंदाज तब्दील करके भी आप बेहतर नींद और सेहतमंद जिंदगी की जानिब बढ़ सकते हैं। इसलिए नींद की पोजीशन का फैसला हमेशा इनफरादी आराम और ज़रूरत को मद्देनजर रख कर करना चाहिए। तो आप ये डिसाइड कर लें और ख़ुद को देख भी लें कि जनाब आपके सोने का पोस्टर ठीक है भी या नहीं है। आप इस पर गौर करें। तब तक हम एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। लाइन ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करने वाले इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, जहां पर दुनिया भर में वीज़ा कवानीन तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट की मंजूरी दे दी है और इस कानून के तहत अमेरिका आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को अब $250 इजाफी वीज़ा फ़ीस की सूरत में अदा करना होंगे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 71,000 रुपये बनती है और 1 अक्टूबर से लागू होगी। ये नई फीस विजिटर, तलबा और कारोबारी मकासद के तहत सफ़र करने वाले बेशतर गैर मुल्कियों से वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड से एक मस्बत पेशरफ सामने आई है। मुल्की मईशत को फ़रोग देने और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए न्यूजीलैंड हुकूमत ने वीज़ा कवानीन में नरमी का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत सरमायाकारी की बुनियाद पर 2 न्यू वीज़ा कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं, जिनमें ग्रोथ कैटेगरी और बैलेंस कैटेगरी है, जिनके ज़रिए न सिर्फ सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे बल्कि इमिग्रेशन का अमल भी आसान हो जाएगा। उधर पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को रोज़गार के मौके फराहम करने का फैसला किया है, जो मुल्क में रोज़गार के मुतलाशी अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मजीद ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए बाहमी वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा कर लिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट है राना इनाम साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर, अमरीकी सदर की नई पॉलिसी के तहत गैर मुल्की शहरियों से तो अब $250 इजाफी फ़ीस जो है वसूली जाएगी। ये फ़ीस लगाने का मकसद क्या है, किन अफराद पर लागू होगी? और ममालिक पर तो टैरिफ लग रहा था, लगता है इंडिविजुअल्स को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी टैरिफ वसूला जाएगा। जी बिल्कुल। देखें, आपने देखा है जब से सदर ट्रंप आए हैं, वो आए दिन रोज़ कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उनका मकसद यही है कि किसी तरह भी जो अमेरिकन इकॉनमी है उसको डे बाय डे बेहतर किया जाए, या वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन हूँ और मैं मतलब आए दिन कुछ भी अमेरिका के हक़ में जो भी बेहतर है मैं वो करने जा रहा हूँ। तो वो इस तरह की पॉलिसीज़ ला के अपने कंट्री के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अक्सर वो अपनी तकरारी में बता चुके हैं कि जी मेरे अलावा जितना मैं सोचता हूँ अमेरिका के बारे में शायद कोई सोचता हूँ, और मेरी जो सोच है
वो जो प्रीवियस जो उनके प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि इस तरह की पॉलिसी या इसी पॉलिसी को अगर हम प्रिसाइजली मजीद डिस्कस करें तो तलबा पर और कारोबारी हजरात पर जो अप्लाई करते हैं, जो विजिट करना चाहते हैं, उन पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, जो भी लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे वो अब $250 है या $300 है या इससे भी डबल है, लोग पे करेंगे। ठीक है, कोई भी बंदा जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है या इमिग्रेंट है, वो ये फ़ीस पे करके जाएगा। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, मेरा जो अपना ज़ाती राय है। अब जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, जिन मुल्कों के साथ वो टैरिफ में आ रहे हैं, और वो ओबियसली वो टैरिफ पे करेंगे, पे करना पड़ेगा। अमेरिका एक बड़ी इकॉनमी है, लोग ये नहीं चाहते कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ कट ऑफ हो जाएं। इसी तरह जो स्टूडेंट हैं या जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह भी अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। उनके जहन में ये ज़रूर है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी वहाँ मौका मिला, जिसने थोड़ा वहाँ स्टे किया और लीगल वे में किया, वो आज कामयाब है। हम देखते हैं, कह रहे हैं, यानी कि कोई इससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलें, अमेरिका की जानिब से तो थोड़ी सख्ती की गई, न्यूजीलैंड ने अपनी वीज़ा पॉलिसी थोड़ी नरम की है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस नई वीज़ा पॉलिसी में ग्रोथ और बैलेंस्ड वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं, इनको मुतारिफ करवाया गया है, शामिल किया गया है। ये कैटेगरीज क्या हैं और पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं इन सहूलियात से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, आफ्टर कोविड हमने देखा है कि हर कंट्री ने ये कोशिश की है कि जो उनके कोविड के दौरान उनकी इकॉनमी को मसला आया और जो उनको डैमेजेस पड़े हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्री से इन्वेस्टमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लेके आएँ और उस कंट्री में आके स्पेंड करें। ये न्यूजीलैंड के अलावा और भी बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो पहले अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बड़ा टाइट करके बैठे हुए थे, और आजकल वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ओपन कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि ये जंगों की वजह से और कोविड की वजह से इकॉनमी लोग हर कंट्री की थोड़ी सी डाउन हुई है। तो उसमें ये होता है कि दूसरे कंट्री से लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें या विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। एटलीस्ट एक बंदा को $3-4 हज़ार डॉलर या 3-4 हज़ार पाउंड स्पेंड करके जाता है उस कंट्री में। तो उससे ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं या उस कंट्री में जो रहने वाले हैं, उनके यहाँ जो भी बिजनेसेस हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, वो एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं टूरिस्ट से, टूरिस्ट की शक्ल में, या अगर जो इन्वेस्टर जाता है वो प्रॉपर्टी बाय करता है या कोई घर वर बाय करता है। और इमिग्रेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो वहाँ जाके मुस्तकिल रहे और किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके अपने जो फैमिली है उसको वहाँ सेटल कर। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर राना साहब हम बेलारूस का मवाजना करें तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी चेंज की है और उनकी जानिब से 1.5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को बुलाया जा रहा है वीज़ा देके। तो किन किन शोबों में ये लोगों के लिए आसानी होगी वीज़ा अप्लाई करना? जी नजफ, ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। और उन्होंने जो बेलारूस के प्रेसिडेंट थे, जो मैं उसको सुन रहा था और देख रहा था, उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे कि गिफ्ट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 1.5 लाख अच्छी खासी एक मतलब तादाद है। 1.5 लाख पाकिस्तानी एकदम से उस कंट्री में जाएंगे और कितने ख़ानदान, हाँ, कितने ख़ानदानों का फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें हाईली स्किल्ड लोग भी हैं और स्किल्ड लोग भी हैं। लाइक जो हेल्थ सेक्टर में, ये जो इंजीनियरिंग में, और जो हमारे लो प्रोफाइल्स लाइक जिनका ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, मतलब हर फील्ड में उन्होंने लोग मांगे हैं। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं ना कि 1.5 लाख लोग उन्होंने मांगे हैं। इसके अलावा डिफेंस पॉलिसी के ऊपर मुआहिदा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी कम्युनिकेशंस, आपने देखा होगा अलीम खान और अता तारड़, इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इस पे नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और मैं ये मतलब उम्मीद करूँगा
कि हम प्रॉपर इसको अवेल करें, अवेल करें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, remittance अवेल पाकिस्तान करें आए। और उनको ये शो करें कि अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया है तो हम उसको बेहतर करें। और ये तो मेरा जो ख्याल है, ये जस्ट एक मतलब फर्स्ट खेप है। अगर हम इसको बेहतर कर पाएंगे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। और इनको देखते हुए अदर कंट्रीज भी, बिल्कुल, वो भी क्योंकि अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तानियों की डिमांड तो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो राना साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम बात करें तो इनके दरमियान भी जो सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री का माहिदा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जा रहा है। आप किस तरह से इसको समझते हैं कि ये अहम है और दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं इस माहिदे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि हम देखते थे कि यहाँ से इंडस्ट्री जो थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही थी, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की। तो अब इसके क्या फ़वायद होने वाले हैं? देखें, ये ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल जी। और उसमें ये है कि उनकी जो ये पैसे उनका स्ट्रॉन्ग है जी, पाकिस्तान से बेहतर है उनकी इकॉनमी, ठीक है। उससे हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि अगर हमारा यहाँ से हम जाके उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो वहाँ से प्रॉफिट आता है, हमें रेमिटेंस की शक्ल में पैसे आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को कैसे फ़ायदा होगा, मैक्सिमम बिजनेसमैन वहाँ भी जाएंगे और उधर से इधर भी आएंगे, ठीक है। ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि पॉलिसी, जैसे उन लोगों ने हमारे जो टेक्सटाइल के लोग हैं या और इंडस्ट्री के लोग हैं उनको कैप्चर किया है। कैप्चर कैसे किया है कि अपनी बेहतर पॉलिसी की वजह से उन्होंने बिजनेसमैन को उनकी टेबल पे बैठ के हर चीज़ दी है। अगर आपने वन विंडो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। राना साहब, शॉर्टली एक मैसेज दीजिएगा आवाम को, जिस तरह बेलारूस ने बहुत अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, किस तरह आवाम कैसे किस प्रोसीजर को अप्लाई करे, कैसे करे आसान? देखिए, इस पे तो गवर्नमेंट ने कहा है ना कि वो न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह देंगे और ये तो सारा गवर्नमेंट के साथ चलेगा प्रोसेस। न्यूज़पेपर में जब ऐड आएगा तो जो स्किल्ड लोग हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे और उसके साथ उनके फिर फाइनली इंटरव्यूज़ होंगे और फिर ये लोग जाएंगे। वो तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट के तहत सारा प्रोसेस होगा और गवर्नमेंट ही गाइड करेगी। जी बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कोई मतलब आम किसी प्राइवेट कंपनीज में नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे जो ये हमारी रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं उनको कह दे कि जी आप एक या दो या तीन रिक्रूटमेंट कंपनीज आगे इसको प्रोसेस करें। लेकिन मुझे जो मैंने न्यूज़ में देखा है, अखबारात में देखा है, तो वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी, इसके अखबारात में ऐड आएंगे और आप अप्लाई करेंगे। तो ये अच्छी बात है। राना साहब, ये तो वो खबरें जो कि हमारे सामने आ चुकी हैं और यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी हैं। कुछ और ममालिक के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि आप बड़े बाखबर हैं, इन तमाम मामलात पर आपकी नज़र रहती है, एक्सपर्टी है आपकी। तो कहाँ पर जो है वो और ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नरम होने जा रही हैं या पाकिस्तानी उससे फ़ायदा उठाने वाले और आइंदा आने वाले दिनों में ऑफिशियली अनाउंस भी हो सकती हैं? देखें, यूके बड़ा अच्छा आपको विज़िट वीज़ाज़ दे रहा है। इसके अलावा वो स्टूडेंट पॉलिसी यूके की बहुत अच्छी है। अमेरिका भी विज़िट्स दे रहा है। कनाडा ने पिछले दिनों विज़िट्स बहुत दिए, ठीक है। जो लोग कनाडा में थोड़े से आप फाइनेंशियली और आपका सोशल सेक्टर यहाँ पे ठीक है तो कनाडा आपको विज़िट वीज़ा आराम से दे रहा है। लेकिन वो ये देख रहा है कि उसके ऊपर यहाँ ज़िम्मेदारी क्या है, आया लोग विज़िट करके वापस आएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी आपने किसी कंट्री की ट्रैवलिंग ही ना की हो और आप एकदम से कनाडा और अमेरिका का विजिट वीज़ा अप्लाई ये गलत है। उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे आपके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे पड़े हो। ये आपने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो बिल्कुल कोशिश करें कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करें और लीगल वे में अपना वीज़ा अप्लाई करें। और ये याद रखें कि कोई किसी कंसल्टेंट के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती, आपकी अपनी प्रोफाइल पे वीज़ा लगना है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच राना साहब, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, क्योंकि आप गाइड करते हैं हमें प्रॉपर तरीके से ताकि हम स्कैमर से भी बच सकें और हमारे पास रियल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ सके। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेहत की। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान यूरिक एसिड की ज्यादती और जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है नाजरीन। और ये सिर्फ मामूली जिस्मानी तकलीफ का मामला नहीं है, आपको बताती चलूँ, बल्कि
अब ये एक तशवीशनाक हद तक सेहत आमा का मसला बनता जा रहा है। इन अमराज का असर ना सिर्फ इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की कारकर्दगी पर पड़ता है, बल्कि अमूमी सेहत और जहनी सुकून को भी ये मुतासर करता है। टिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से ज़ायद उम्र के हर 10 में से एक फर्द यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार है और इसकी बुनियादी वजूहात में गैर मुतवाज़न खुराक, सुस्त तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी शामिल हैं। यूरिक एसिड आखिर है क्या और ये जोड़ों के दर्द का सबब कैसे बन जाता है, इसका देसी और हर्बल इलाज क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये यूरिक एसिड होता क्या है, जिस्म में क्या रोल प्ले करता है और किस हद तक अगर हो तो ठीक है, उससे बढ़ जाए तो फिर ये नुकसानदेह है। आप ये जवाब भी दें और हम भी आइए आपके पास ही आपको ज्वाइन करते हैं। वगैरह दालें वगैरह, इससे ये पैदा होता है कि यूरिन जो है हमारे अंदर बढ़ जाता है और ये क्रिस्टल की शक्ल में ना जॉइंट के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों के अंदर दर्द शुरू होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे हैं उनके असल में होता है कि जो किडनी है, जब हम यूरिन करते हैं उसके साथ इसका इखराज ज़रूरी है। जब ये इखराज रुक जाता है तो वो जॉइंट में जमा हो जाते हैं क्रिस्टल और इसकी वजह से फिर दर्द शुरू हो जाती है। और इसकी सबसे पहली जो दर्द शुरू होती है वो ये जो आपका राइट साइड का जो होता है ना अंगूठा, वहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरू होती है। उसके बाद बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये उनके ना ये हैंड बंद नहीं हो रहे होते हैं और कहीं कि यहाँ पे ना स्वेलिंग होती है और सुर्खी भी आ जाती है, सोजिश। और बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात ऐसा पेशेंट बड़ी तकलीफ में होता है और बहुत ज़्यादा पेन किलर लेता है और ये ऐसा मर्ज है, अगर आप इसमें दूसरे तरीका इलाज में जाएं तो वो मुसलसल पूरी ज़िंदगी आपको कहेंगे आपने मेडिसिन ही खानी है और स्टीरॉइड्स भी लगाते हैं। हाँ। और स्टीरॉइड और इसका इख्तिताम किस पे होता है? इसका इख्तिताम होता है कि आपके हाथ जो उंगलियां वो टेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात आपके ये जोड़ सूज जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो आपको बाकी सारे काम मामलात जो है खाना पीना वो मुश्किल हो जाता है आपका। और इसकी जो लेवल है वो 5 से कोई 6 तक 6.5 तक या 7 तक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब 7 क्रॉस करता है ना तो फिर उसमें आपके अंदर तकलीफ बढ़ जाती है, जॉइंट के अंदर तकलीफ इतनी शिद्दत से बढ़ती है, फिर उसकी वजह से बुखार भी हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं और ये बीमारी बाज़-औक़ात मौरूसी भी होती है, शुगर की वजह से भी लग जाती है, ठीक है। और बाज़-औक़ात जैसे हम कोई भी मसला हो खुद ही से ला के ना पेन किलर खाना शुरू करते हैं। ये अक्सर औक़ात जो लोग पेन किलर वैसे ही खाते रहते हैं या इसको कहा जाए सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ दूसरा ये कि जो लोग ज़्यादा मटन या बीफ इसका इस्तेमाल करते हैं, चनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कलेजी वगैरह को, उनको बड़ी जल्दी ये होता है, ठीक है। तो इसमें इसका इलाज बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, पहले इसको समझ लें। और ऐसा पेशेंट उसके मिजाज में खुश्की और गर्मी बहुत होती है और खुश्की और गर्मी क्या करती है सर, इससे ना ड्राइनेस पैदा होती है। जब ड्राइनेस पैदा होती है आपके जोड़ जो है सारे अंदर खुश्की, हर चीज़ खुश्क हो जाती है और बाज़ औक़ात आपके घुटनों में से आवाज़ें वो टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ये खुश्की है। सबसे पहला काम तो करेंगे खुश्की को ख़त्म करेंगे। ऐसे पेशेंट को एक तो काम ये करें कि इसको कब्ज़ ना होने दें। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में रात को ना जब सोने लगे तो खाने के 2 घंटे बाद ये पिला दें, उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करे और सो जाए। इससे क्या होगा, 1 चम्मच से ना आपको मोशन नहीं लगेंगे, एक दफ़ा स्टूल अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। और पानी के साथ, और हाँ, ये पानी दूध में भी ले सकते हैं लेकिन पानी के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद बड़ा बेहतरीन नुस्खा है जो जोड़ों के लिए इतना कमाल का है, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपके जोड़ों का मसला ठीक हो गया, आपने कोई दवाई मेडिसिन नहीं लेनी। उसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है काली मिर्च, ठीक है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है सुंड, ये जो अदरक जो खुशक होता है, ठीक है, इसको जंजबील भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं, इसका कुरान मजीद में भी जिक्र आया है, ठीक है। उसके बाद ये सुरंजा शीरी, अगर देखा जाए तो जैसे हमारे ये घुटने होते हैं ना उसी तरह की ये होती है, देखें, ठीक है ना, देखने में स्टाइल भी उसी तरह का है, ठीक है। और ये सुरंजा शीरी आप लेने ली हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है, ठीक है। चौथी चीज़ है अश्वगंधा गोरी, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है दर्दों के लिए। और ये 4 चीज़ों का आप फाइन पाउडर करके चम्मच का 1/4 हिस्सा या फिर 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। बेहतरीन किस्म का इलाज है, आपको पहले दिन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है इसमें, आपने पानी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ आप ना रोज़ाना 15 गिलास पानी पीना शुरू कर दें, लेकिन ताज़ा, तो अल्लाह के हुक्म से ठीक, मतलब ठंडा ना हो। 15-20 दिन के बाद ना थोड़ा बहुत अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा तो सिर्फ पानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके जो है ना
यूरिटरी ट्रैक वो ठीक हो जाता है और गुर्दों का जो फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका यूरिक एसिड सिर्फ इस वजह से बढ़ा हुआ है कि पूरे दिन में वो पानी 1-2 गिलास 3 गिलास पीते हैं, ठीक है, तो उससे वो और ना खारिज होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, और क्रिएटिनिन और यूरिया ये भी इनका इखराज भी ठीक हो जाता है। और इसमें एक बड़ा आसान सा कहवा बता देता हूँ, ये अक्सर इतना ज़बरदस्त और जादुई है, लगा ये तो चाय का सामान। हाँ जी, और कैसी बात है, अगर आपने चाय पीनी है, चाय की आप जुदाई हैं तो नहीं छूट सकती, चाय भी यूरिक एसिड पैदा करती है। अगर आप चाहती हैं कि चाय यूरिक एसिड पैदा ना करे तो उसमें आप 3 चीजें डालें, ठीक है, और उसके अलावा ऐसा पेशेंट जो सुबह उठता है उसे हाथ बंद नहीं होता, पेन और जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होगी यूरिक एसिड की, वो सब्ज इलायची ले ले 3 अदद और सौंफ ले ले कम से कम 3 चुटकी और उसके बाद अदरक का टुकड़ा ले ले छोटा सा 1 इंच का, 1 इंच से भी कम, इसका कहवा बनाए। यकीन करो कहवा पीने के बाद ठीक 5 मिनट बाद देखेगा उसके हैंड जो है फौरी तौर पे बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ठीक है, यानी कि इतना तेज़ फास्ट इलाज है। और इसी में आजकल ना जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए एक बड़ा आसान सा सिंपल सा ऑयल भी बना सकते हैं आप। ये लहसुन इतनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप लहसुन का कहवा बना के दे दें तो ये अकेला भी यूरिक एसिड के लिए अच्छा। कहवा कैसे बनेगा? तो बहुत कड़वा नहीं हो जाएगा? इसमें आप शहद डाल लें, गुड़ डाल लें, मीठा करके पिए, बेहतरीन चीज़ है। बनाना कैसे? 3 तुरियां इसकी निकाल लें और इसको 1 कप पानी में उबाल के जोश दे के उसमें आप गुड़ या शक्कर डाल के पी लें। अच्छा, इसका भी और इसका डबल फायदा। सिर्फ लहसुन से इलाज करना चाहें किचन से, आप ये इसे पूरा पीस लें और सरसों ऑयल लें, आप इस सरसों ऑयल में इसको जला लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका 200 ग्राम सरसों ऑयल है उसमें ये पूरा ये जला लें। जलाने के बाद आपके पास ऑयल तैयार हो गया। ये इतना अच्छा है आपकी कमर के लिए भी और जॉइंट्स के लिए भी। जॉइंट के ऊपर भी मालिश करें और उसके बाद कमर ये हिस्सा पूरा पोर्शन इसके ऊपर मालिश करें। फौरी तौर पे यूरिक एसिड का जो पेशेंट है और इरकुन निसा का पेशेंट उसकी दर्द फौरी तौर पे रिलीफ हो जाता है उसको। ठीक। ये आप देख रहे होंगे ये आग का पत्ता है, ये अक्सर हर प्लांट में लगा होता है, जिसके बहुत ज़्यादा जोड़ दर्द कर रहे हो, कुछ ना करे सिर्फ और सिर्फ जैतून ऑयल ले, ठीक है, जैतून ऑयल लेके ना, जैतून अक्सर घर में पड़ा होता है, तो उसको ना इसको पहले धो ले अच्छी तरह साफ करके, जैतून ऑयल की आस्था से मालिश कर ले। जैतून ऑयल ले ले या लहसुन का ऑयल ले ले या सरसों का ऑयल ले ले, मालिश करके उसके ऊपर ये बांध के तो छोड़ दे, ऊपर पट्टी कर ले, यकीन करें फौरी रिलीफ। यानी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं कुछ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खड़े होने का काम है, चलने का, आप इसको ऐसे पत्ते को धो के जितना साफ करके रखे, ऊपर सॉक्स पहन लें, फौरी तौर पर रिलीफ मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आजकल मसला है L4 और L5, ये बड़ा मसला है और औरतों में ना अक्सर डिस्क, और इसके साथ साथ जो हमारी बेटी हैं, बहनें हैं, अक्सर जब डिलीवरी केस होता है उसके बाद उसमें ना वो इंजेक्शन लगाते हैं कमर में, उसकी तकलीफ जल्दी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उससे तो निकल पाती, और उसके लिए इतना अच्छा इलाज है कि इंशाल्लाह वो बहनें बेटियां दुआएं भी देंगी। और साथ ऐसे अफराद जिनका L4 L5 और कमर का मसला है या पट्ठों का मसला है, तो उसके लिए बड़ा आसान घर में से ही आप सिंपल सादा सा नुस्खा है। ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ जी, ये 3 चीज़ें, सुंड, ठीक है, इसको जंजबील कहते हैं, 50 ग्राम ये ले लें, अश्वगंधा असगंधना गोरी 50 ग्राम ये ले लें, और 50 ग्राम ही ये भखड़ा इसको कहते हैं, खारखस की भी कहते हैं। ये किडनी के जितने भी फंक्शन है उसके लिए बड़ा कमाल का है। अगर इसका अकेले का कहवा पिया जाए तो क्रिएटिनिन और यूरिया इसको भी कम करता है, प्लस गुर्दे के अंदर पथरी है उसको भी निकालता है, और इसके साथ साथ ये एलर्जी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। बड़ी आप आसान नुस्खे बता रहे हैं, मतलब एक चीज से भी जो है ना वो मुकम्मल इलाज आप कहवा बना लें या आप उसका तेल बना लें, बिल्कुल। अच्छा, इस इन तीनों को आप मिक्स करके ना पाउडर बना लें। पाउडर बना के ½ टीस्पून लेकिन दूध के साथ लेना है क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा होती है। ½ टीस्पून सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लें। इंशाल्लाह आप कमेंट में बताएंगे कि दूसरे दिन ही हमारा जो है ना पेन वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, 10 से 15 दिन, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनके बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जो अब मैंने पहले भी बताया था, कड़क कड़क की आवाज़ आती है, नमाज पढ़ते हुए इतनी आवाज़ आ रही है, बच्चों के आ रही होती है। अच्छा, आज का प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए खास करके जो बैठ के नमाज पढ़ते हैं बेचारे, जी, उनके लिए, क्योंकि ये जो नुस्खे बताया ना, बिल्कुल में कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है, नमाजी कम हो रहे हैं, कुर्सियां ज्यादा हो रही हैं। छोड़े लोग नीचे जाए नमाज पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं कि भाई उठा नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन ये कि चलो पढ़नी भी पड़े तो बैठ के ज्यादा अफजल है, छोड़ने से बेहतर है अच्छा करते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन आपकी ये दर्द का अभी इलाज हम बताने अच्छा, ये जो अक्सर फ्लूइड खत्म हो जाता है ना, घुटनों से खुश्की ड्राइनेस हो जाती है ना, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप गूंद किक्कर ले लें, 150 ग्राम गूंद किक्कर, बबूल की गूंद,
और 50 ग्राम ले लें गूंद कतीरा। हाँ, मैं ये पूछने लगी थी, वो गूंद कतीरा तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कतीरा है। अलग है। अच्छा, इसको ना आप पाउडर कर लें, पाउडर करके ना चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम या 1000 mg का कैप्सूल भर के ना, तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ये भी आप दूध के साथ लेंगे तो बेहतरीन चीज़ है कि इसका ना फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। और आसान सादा चीज़, हमारे घर में छिलका पड़ा होता है अक्सर, ये बड़ा ज़बरदस्त है यूरिक एसिड के लिए। अगर हाँ, लेकिन इसका तरीका चेंज है। ज़रा आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर शहद मिलाना, शहद मिला लें, इसको 1 चम्मच उसमें डालें, 1 दफ़ा हिलाएं और पी लें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है, इससे फौरी तौर पे आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल पे आना शुरू होता है। और ये जो फेलूड कम होता है वो इससे भी पैदा होता है। ये इसबगोल की जो भूसी होती है ना, इससे आपके अंदर जो फेलूड कम है, कुछ देर रखने की जरूरत तो नहीं है, पानी नहीं, के अंदर डाल के, अच्छा, जैसा उसमें चिया सीड्स वगैरह को तो- थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। नहीं, ये इसको अगर तो आपको है मोशन वगैरह लगे हैं, आप इसको पीना चाह रहे हैं कि मोशन रुक जाए, तो उसके लिए आप थोड़ी देर इसको भगो दें। ठीक है। सही। अगर पेट में दर्द है, जैसे वो वट पड़ता है, इन्फेक्शन है, तो फिर आप डालें, फौरन पी लें, Instantly ताकि अंदर जाके ये जो है ना फौरी तौर पे उसको अच्छा, खत्म करे, इंस्टेंट मुकम्मल कर दे। की बात हो रही है, मुझे ये बताइए कोई ऐसा पेन, फॉर एग्जांपल आपकी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इंस्टेंट इलाज चाहिए, पेन का रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ बता दें बना के बच्चे या लोग पी लें, ताकि उस वक्त के लिए उनके जो जोड़ों में दर्द हो रहा है यूरिक एसिड की वजह से, उसमें जो यूरिक एसिड है ना, उसकी वजह से जो मैंने ये कहवा बताया ना, ये इतनी फास्ट है कि फौरी तौर पे रिलीफ है। अच्छा, ये कहवा जो इतना बताया, तेज इलायची है। और सौंफ, और इसमें शहद डालना है, अच्छा वाला, ठीक 1 है। नंबर। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ये फौरी इलाज के लिए है। ठीक है। उसके बाद जब यूरिक एसिड का इशू होता है ना, तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो आंतों में इन्फेक्शन और यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, उसकी वजह से पेशाब भी कई लोगों को जल के आता है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो ना, ये हल्दी ले लें, दूध में मिला के भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें हैं। इसका फाइन पाउडर कर लें और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेंगे, तो ये इन्फेक्शन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है। और इससे भी तेज जाती है ना, तो एक जाते सर रेमेडी आप तो बता दूं, ये है नमक, सफेद नमक, आम। अच्छा, तो आप नहाते 5G इलाज। वक्त जी गर्म पानी लें, टब में गर्म ठीक पानी है, डालें, हाँ। नमक डालें, तो इससे नहा लें फौरी। और जोड़ों के हकीम साहब, अगर दर्द जो है वो ठीक हो जाए तो फिर जोड़ों के मसाइल भी हल हो हाँ जाए। जी। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द जोड़ों के जोड़ों वाले मसाइल भी जानते हैं, ये आप बात करना चाह रहे हैं। कुछ जोड़ों के मसाइल हल नहीं होते, तो नाज़रीन इंस्टेंट भी आपको बता दिया कि आप बात ले लें नमक का, तो भी आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को, और जो साइनोविल कैविटी में पेन और स्वेलिंग होती है उसको भी आराम आ जाएगा। और अभी लेते हैं, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपकी मौजूदगी का, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, ब्रेक के बाद अब हम बात करने वाले हैं मुगलिया तर्ज तामीर की एक शानदार मस्जिद के हवाले से, जो कि आप सब ने देखी भी होगी अंदरून लाहौर में। हम बात कर रहे हैं मस्जिद वजीर खान की, तो उससे मुतालिक रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखा। मस्जिद वजीर खान लाहौर शहर की अजमत रफ्ता की एक अजीम निशानी है। ये तारीखी मस्जिद जो दहली दरवाजे के अंदर वाक़े है, अपने नफीस तरीन नकाशी के काम की वजह से मुगलिया अहद की खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इसे शाहजहां के अहद में लाहौर के गवर्नर शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने तामीर करवाया, जो नवाब वजीर खान के नाम से मशहूर थे। मस्जिद के सदर दरवाजे से दाखिल हो तो एक तवील ड्योढ़ी नुमा रास्ता है, जिसके चारों तरफ बुलंद मेहराबी दरवाजे और दरमियान में एक बुलंद गुंबद मौजूद है, जिसमें जंजीर से एक खूबसूरत फानूस लटका हुआ है। मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरानी आयात, अहादीसे मुबारका, अस्माउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम कुंदा किए गए हैं, जो मुगल तर्ज तामीर का खासा है। मस्जिद के सहन के मरकज में वुजू के लिए हौस बना हुआ है। मस्जिद के चारों मीनार छोटी सुर्ख ईंटों से तामीर किए गए हैं। मीनारों पर इशार या खताती नहीं, गलकारी और नकाशी का नफीस और दीदा ज़ेब काम किया गया है। मस्जिद के कुल 6 गुंबद हैं। गुंबदों की अंदरूनी जानिब और मेहराबों पर की गई खताती इतनी उम्दा और महारत से की गई है कि बेसाख्ता जबान से सताइशी अल्फाज निकलते हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मार्केटिंग की अगर हम बात कर लें तो आजकल के दौर में सिर्फ चीज़ें बनाने का नहीं बल्कि उन्हें सही अंदाज से सही लोगों तक पहुंचाने का भी एक मामला है और एक ये हुनर है। और आपकी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर सारिफ तक मौसर अंदाज में ना पहुंचे तो कामयाबी का ख्वाब अधूरा रह जाता है। और यही वो मकाम है जहाँ मार्केटिंग और ब्रांडिंग अपना कमाल दिखाते हैं। मार्केटिंग सिर्फ इश्तिहारबाजी का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंस और फन है, और इसी फन को समझते हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं PR एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट ज़ुहैब आवान साहब। ज़ुहैब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लेकिन ज़ुहैब साहब, मैं सवाल आप पूछें उससे पहले मैं चाहूंगी कि नाजरीन की आसानी के लिए बता दीजिए पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है, फिर आगे मजीद चलते हैं। देखें, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मार्केटिंग है, जो कि सालों से चलती आ रही है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग कंटेंट इनिशियली लगाते थे, उसको बूस्ट करते थे और इस तरीके से चलते थे। तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना स्टार्ट किया। तो उसमें PR बेसिकली इन्वॉल्व हुई। उसमें यह है कि जब इन्फ्लुएंसर्स को आप इंगेज करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, तो आप भी मजबूत रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर उनकी ऑडियंस को ऑब्वियसली यूटिलाइज किया जाता है, जो कि उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया होता है सालों की मेहनत से। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, जब वो इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, तो लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है, वो चीज़ पहले अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाएंगे, कॉस्मेटिक्स का अगर कोई ब्रांड है तो पहले दे अप्लाई थिंग्स ऑन देयर फेस। इसी तरह कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं तो वो पहनेंगे। तो बेसिकली जो दिखता है वही बिकता है। तो जो चीज़ सामने नज़र आएगी वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ज़्यादा मार्केटेबल हो जाती है। फिर उसको अगर आप बूस्ट करते हैं या उसको आप पब्लिक को दिखाते हैं तो दैट इज़ अ सेलेबल बेसिकली कमोडिटी और होते हैं। अच्छा ज़ुहैब, ये बताएं, एक नई प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग प्लान जो है वो कैसे आप लोग तरतीब देते हैं या दिया जाता है, और मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस तक जो है वो कैसे पहुंचा जाता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेगमेंट्स हैं, पहले तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, कोई भी, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोथिंग ब्रांड, आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी। उसके बाद ये है कि आपने कंटेंट इनिशियली उस पर पोस्ट करना है ताकि एटलीस्ट उसकी विजिबिलिटी नज़र आए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना है, कोलैबोरेशन पोस्ट करनी है, कंटेंट लगाना है, रील्स लगानी है, और उससे क्या है ऑडियंस जनरेट होगी। ये एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा आपके SEOs आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है आपका। ऑब्वियसली उसके थ्रू आपकी प्रमोशंस होती है। गूगल पे लोग लिखते हैं बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड, बेस्ट रेस्टोरेंट। उससे क्या होता है कि अगर आपका SEO स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो ऊपर आएगा गूगल पे। तो ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अच्छा ज़ुहैब, जब से डिजिटल मार्केटिंग बहुत आम हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस हो गई है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि स्कैमर्स की तादाद में भी बड़ा इजाफा हो गया। इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस मिली है तो वो कहीं ना कहीं चूजी भी हो गए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ख़राब भी हुए हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारे ट्रस्ट ब्रेक भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह बैलेंस लेकर चला जा सकता है? एक्सप्लॉइट, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ जब प्रोमिनेंट होगी तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अच्छा। ये तो समझ लें कि हमारा ये समझ लें कि रीत है। तो बेसिकली जो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं लोग, फेक अकाउंट्स बना के या फेक फॉलोअर्स लेके या फेक ऑडियंस जनरेट करके, जो बॉट्स होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं और लाइक्स जो हैं एंगेजमेंट्स होते हैं। तो एक्चुअल में वो बॉट्स होते हैं। आप उन पे क्लिक करेंगे, अगर किसी भी बॉट पे उनकी फॉलोइंग में जाके उसे क्लिक करेंगे तो आ रहा होगा कोई रशिया का है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया का है, तो कोई जापान का है, और उस पर कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, नजर आ जाएगा डेड अकाउंट है। तो इट्स प्रीटी इजी। ज़ुहैब, हमारे पास वक्त चुके कम है, जरा हमारी ऑडियंस को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उसके हवाले से बताइएगा, और पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनजर रखते हुए। आप कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़ मेरे सामने अगर एग्जांपल देते हैं, एक रेस्टोरेंट है, एक छोटा, चलें एक रेस्टोरेंट है। देखिए, अगर एक रेस्टोरेंट है, उसने स्क्रैच से अगर स्टार्ट करना है, इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या है, उसने अपनी डिजिटल विजिबिलिटी बना ली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, सारे प्लेटफॉर्म्स पे। पहली चीज़ ये होगी, शूट करवाया कंटेंट, उस पर इनिशियल पोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने कोई लॉन्च करवा दिया, इवेंट करवा दिया, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या है कि आपका डिजिटल शूट्स भी होंगे, साथ में आप इन्फ्लुएंसर्स को भी इंगेज करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स को जब इंगेज करेंगे तो उसके थ्रू जो आपकी ऑडियंस जनरेट होगी, तो जो चीज़ आपने 5 साल में अगर पेज बिल्ड करना है वो आपका 6 महीने 1 साल में बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है, मिलियंस ऑफ ऑडियंस जब उनकी देखेगी आपके ब्रांड को, तो क्या है, आपका वॉक इन बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा आपने
SEO वेबसाइट वाली साइट पे जाना है तो वो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये दीज आर द स्टेप्स दे नीड टू फॉलो। अच्छा, इसके साथ साथ फीडबैक के बारे में हमें बताइए। जो नाजरीन का अक्सर फीडबैक बहुत नेगेटिव आ रहा होता है, या एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है फीडबैक के हवाले से कि भाई कोई प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोली चल रही है, तो वहाँ पे एक कैटेगराइज ग्रुप बना दिया जाता है ताकि किसी को लेट डाउन किया जाए, किसी की प्रोडक्ट को शाइन अप ना होने दिया जाए। इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली परफॉर्म की जाती है, लेकिन किसी भी ब्रांड को टारगेट करने के लिए बड़ी अहम होती है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई भी इस तरह की चीज़ जब करता है ना, तो ये एक्सपोज इवेंचुअली दे गेट एक्सपोज्ड। यस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये चीज करेंगे तो यू विल गेट एक्सपोज्ड। इट कैन टेक 2 वीक्स, इट कैन टेक कपल ऑफ मंथ्स, बट इवेंचुअली यू विल गेट एक्सपोज्ड। देखिए, कोई भी गलत स्ट्रेटजी, गलत चीज है, उसने एक्सपोज ऑफ होना ही है। और इनिशियली जिसको कोई अगर हिट होगा किसी ब्रांड को, इवेंचुअली वो उसी को अपनी सिंपैथी बना के उसी को वो आगे लेके जा सकते हैं कि we've been hurt by certain people because of certain reasons, and that's why I mean sympathy vote, आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे सक्सेसफुल जो कार्ड है वो सिंपैथी वोट। इमोशंस के साथ कि मार्केटिंग के हवाले से जो मार्केटिंग कैंपेन है, आपने बताया बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं। 3 जो बड़े बुनियादी और अहम अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं इसके अंदर? देखें, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ वेरी ग्लोबल, अ वेरी वास्ट टर्म। देखें, इसमें आपकी DVCs वगैरह भी होते हैं, आपके जो नॉर्मल एड्स हैं वो भी होते हैं, इसके अलावा आपका जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट है वो भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, बूस्टिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, SEO के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपने यूज़ करने हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ करेंगे, अगर कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसमें क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करके प्रॉपर इफेक्ट्स दिखाएंगी। तो बेसिकली वट एवर, सो एग्जैक्टली हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की नीश डिफरेंट है। एक और चीज़, अगर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसके लिए आपको वो इन्फ्लुएंसर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि एक्चुअल में उस चीज़ को उनकी ऑडियंस बिल्ड है। मतलब अगर एक रेस्टोरेंट का बंदा कॉस्मेटिक्स का कंटेंट लगा रहा होगा तो फैशन, लाइफस्टाइल और फूड जो है ये बिल्कुल ही अलग है। देयर हैज टू बी अ फाइन लाइन कि मतलब फैशन ये है, लाइफस्टाइल ये है। आपको अपना कंटेंट कैटेगराइज करना है कि किस चीज में आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी को आप फर्दर लेके चलना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब आपकी मौजूदगी का। मजीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, फर्दर आपको भी दोबारा बुलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।